ओके, इज दैट क्लियर? यस मैम। सो अभी तक हमने क्या बात की कि हमारे पास कौन से बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होती, वो है माइकोप्लाज्मा, और कौन से बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी हुई होती, तो वो कौन सा है? वो आर्कियोबैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन PPLO is a type of mycoplasma. नो, माइकोप्लाज्मा जिसके पास सेल वॉल नहीं होती उसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ, प्लूरी न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी फुल फॉर्म है न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, स्मॉलेस्ट। 0.1 micrometers. या ओके, क्लियर? Yes ma'am. So today our topic is prokaryotic cell versus what? Eukaryotic. Yes, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले तो इसका कोर कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास जो होते हैं वो जनरली आपने देखा होगा प्रोकैरियोटिक सेल इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट सबसे फेमस प्रोकैरियोट कौन सा होता है? बैक्टीरिया होता है। और यूकैरियोटिक सेल में आप एनिमल का भी एग्जाम्पल ले सकते हो और प्लांट सेल का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं। नाउ अगर हम बात करें इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो? वायरस। ओके, वायरस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एज यू सेड, वायरस कहाँ पे आता है? सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। अच्छा देखिए, जब हम बात करते हैं वायरस की तो वायरस हमारे पास एक एक्सेप्शन है। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जो कि बहुत ही अजीब सा वियर्डो है, बहुत ही वियर्ड ऑर्गेनिज्म है। ना तो ये कम्प्लीटली लिविंग है और ना ये कम्प्लीटली नॉन लिविंग है, क्योंकि आपको पता होगा कि वायरस हमारे पास लिविंग हो जाता है जब वो किसी होस्ट सेल में जाता है, जब वो, हाँ जी, जब वो किसी और होस्ट सेल में जाता है तो वो लिविंग हो जाता है। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर वो नॉन लिविंग होता है। तो जैसे हवा में भी वायरस पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग होगा भी। ठीक है, तो वायरस ना ही एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना ही एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, वायरस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डीएनए आरएनए और उसके अराउंड एक प्रोटीन की कोट है, उसे हम लोग वायरस कहते हैं। वायरस एक सेल है ही नहीं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई सेल नहीं होता वो वायरस है। इसीलिए वायरस को हम कहते हैं ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ए सेल्यूलर का मतलब क्या है कि इसके पास प्रॉपर सेल ही नहीं होता, इसके पास थोड़ा सा डीएनए आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है। किसी वायरस के पास डीएनए है, किसी के पास आरएनए है, और उसके अराउंड इस तरीके से प्रोटीन की बनी हुई एक कोटिंग होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? कैप्सिड। ठीक है, तो वायरस के अराउंड जो हमारे पास प्रोटीन की बनी हुई कोटिंग होती है उसे कैप्सिड बोलता है। सही है, तो ना ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना तो यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि ये सेल है ही नहीं। इट्स जस्ट सम जीनोम प्लस प्रोटीन, इट्स नॉट अ सेल। ठीक है, अगर सेल नहीं है तो फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो फिर आगे की बात है। ठीक है, तो इससे आपको पता है हम वायरस को ना तो लिविंग कंसिडर करते हैं ना तो नॉन लिविंग। ये हमारे पास बॉर्डर लाइन पे आता है, ये लिविंग नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे आता है, दोनों के दरमियान में है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस के ये किस जगह पे है, कहाँ पर है, उस बेसिस पे आप वायरस को लिविंग कंसिडर करते हैं या फिर नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। अगर ये समझ आ गया फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से टॉपिक पे वापस आते हैं, जो कि है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है
मेन डिफरेंस देखिए, प्रोकैरियोटिक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ज़्यादा सबसे पुराने जो, या फिर आप कह सकते हो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे अर्थ के ऊपर वो प्रोकैरियोट्स थे, वो बैक्टीरिया थे। तो ये बहुत ज़्यादा एंशियंट सेल्स हैं और उसके बहुत सालों बाद यूकैरियोटिक सेल अराइज हुए। और आपको पता है हमारे पास जो थ्योरी है, जो वो थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है, वो कहती है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। प्रोकैरियोटिक सेल किसी एक बड़े से बैक्टीरिया ने छोटे छोटे बैक्टीरियाज को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया था, और ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था ये यूकैरियोटिक बन गया। तो फिर इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल बना था। तो हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक हैं वही एडवांस होके यूकैरियोटिक बनाए गए। इस थ्योरी का नाम क्या है जो कहती है कि यूकैरियोट्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स? इस थ्योरी का नाम है endosymbiotic theory. Have you ever heard the name? No, ma'am. Yeah, this is endosymbiotic theory. In simple words, endosymbiotic theory क्या बताती है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने हैं। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जेनेटिक मटेरियल एक किसी न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होता, बल्कि इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से स्कैटर्ड होता है। ठीक है, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो इसके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन। यस, न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एनक्लोज्ड होता है, किसमें? एनक्लोज्ड यानी कि बंद होता है। कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इसका जेनेटिक मटेरियल बेचारे का साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल एक प्रॉपर न्यूक्लियस, एक ऑर्गेनल है, वहाँ पे होता है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में, इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा और कई हज़ारों डिफरेंसेस इन दोनों के दरमियान में है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। मैम इसमें डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? अच्छा, प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि ये इसका क्या है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट का वो इस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे बगैर किसी न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में बिल्कुल ऐसे नेकेड पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से एनक्लोज्ड होता है। ओके, यस मैम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म यूज़ की जाती है प्रोकैरियोट्स के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। जिस जगह पे वो साइटोप्लाज्म की जगह जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है प्रोकैरियोट का, उसको हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है, यानी कि ये सिर्फ एक जगह है, एक लोकेशन है साइटोप्लाज्म में, द प्लेस वेयर जेनेटिक मटेरियल, ये कोई ऑर्गेनल नहीं है अलग से, ये सिर्फ वो जगह है साइटोप्लाज्म में जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड, यस मैम। न्यूक्लियोसोम सुना है आपने? न्यूक्लियोसोम कहेंगे ऐसे, सही है। इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ओके, यस मैम। अब हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंसेस एक एक करके हर डिफरेंस को देखते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बेसिक इन दोनों में डिफरेंस होता है वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती, इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, जबकि यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस होता है। यस। उसके बाद आते हैं क्रोमैटिन मटेरियल पे। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? जब भी हमारा डीएनए इस तरीके से क्रोमोसोमिक, देखिए हमारा जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ मिलता है, प्रोटीन के साथ वो रैप होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको समझते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है डीएनए मटेरियल का। तो डीएनए पैकेजिंग, सही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अब होता क्या है, आपने ये अब डीएनए हमें पता है, डीएनए या फिर अगर आप आरएनए की भी एग्जांपल है तो डीएनए आरएनए हमारे पास क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल है या फिर मैक्रोमोलिक्यूल है? आपने बायोमोलिक्यूल्स का नाम सुना है? यस मैम। अब बायोमोलिक्यूल दो तरीके का होता है। एक बायोमोलिक्यूल होता है लार्जर इन साइज, एक होता है स्मॉलर इन साइज। जो बड़ा होता है साइज में उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं मैक्रो, राइट? यस मैम। और जो छोटा होता है साइज में उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रो, ठीक है। यस मैम। तो अब यहाँ पे हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल। तो इसे हम बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, कोई यहाँ पे मुश्किल बात नहीं है। और यही हो जाएगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल, सही है। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका दूसरा नाम होता है क्या? इसका दूसरा नाम पॉलीमर भी होता है। ये नाम सुना है? यस मैम। नो। पॉलीमर, नो? यस मैम। यस, तो पॉलीमर को ही बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और माइक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर किससे मिलकर बनता है? इस तरीके से छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनता है पॉलीमर। छोटे छोटे माइक्रो से मैक्रो बनते हैं। देखें, हमारे पास हमारी बॉडी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, बाकी सबको छोड़ें। जितना भी चले, कोई भी और आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें, सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, सही है। यस। अब वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम नाम देते हैं क्या? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल। अब सिर्फ साइज की बेसिस पे, कुछ है बड़ा इन साइज उसको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, कुछ छोटा है उसको बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल ऑल्सो नोन एज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल को क्या कहते हैं हम? मोनोमर्स। मोनोमर्स, ठीक है। अब मोनो, इसको आप इस तरीके से समझ लें कि मोनोमर्स हमारे पास छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। ये बॉल्स ने आपस में हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे बॉल्स की एक लंबी सी चेन बन जाती है। ये एक बॉल को हम कहते हैं क्या? मोनोमर। और ये जो एक लॉन्ग चेन बनेगी इन मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर, ये या फिर चेन ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड एज पॉलीमर्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब हमारे पास हर पॉलीमर मोनोमर से मिलकर बनता है। अगर आपसे पूछे कि मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, या फिर पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम स्मॉल components or small units called as पॉलीमर्स। polymers are made from small components called as मोनोमर्स। मोनोमर्स, ठीक है। अब हमारे पास ह्यूमन बॉडी की आपने नाम सुना है, एक सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट का। यस मैम। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल, एक ही बात है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि पॉलीमर किससे बनता है? मिलकर मोनोमर से। तो हर पॉलीमर का अपना मोनोमर होता है। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या होता है? मोनोसेकेराइड,
ठीक है, ये हमारा अलग से चैप्टर है जिसके अंदर ये बायोमोलिक्यूल बायो का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल। पूरा एक चैप्टर है जहाँ पे आप इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जस्ट मैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये पढ़ा दिया। लेकिन खैर ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से रिलेटेड है। एनीवेज, ये समझ आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बनते हैं? मोनोसेकेराइड से। यस मैम। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे कॉलम बना देते हैं हम लोग ताकि समझने में आसानी हो। ये मोनोमर्स है और ये पॉलीमर है। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, किससे मिलकर बनता है? मोनोमर से। यस मैम। देखिए ये मोनोमर्स है, मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड ने चेन बना ली तो क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से आपने प्रोटीन का नाम सुना होगा। यस मैम। प्रोटीन हमारे पास क्या है? पॉलीमर। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड। अमाइनो एसिड। आप समझ आए कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द बेस एंड ये क्या है? माइक्रो मैक्रो। यस मैम। ओके, इसी तरीके से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? लिपिड। सही है। लिपिड का मोनोमर्स क्या होता है लिपिड के? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, लिपिड की एक थोड़ी अलग से कहानी है, इसको हम बाद में समझेंगे कि बेसिकली या भी मैं बताऊंगी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो इसीलिए इस लिपिड को हम लोग अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें। अच्छा, लिपिड जो है इसका मोनोमर क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास, लास्ट बताइए कौन सा होता है? लास्ट कौन सा? चार हमारे, देखिए चार हमारे पास मेन पॉलीमर्स होते हैं बॉडी के अंदर। तीन मैंने लिख दिए, चौथा आप मुझे बताएंगे, जिसको आप जीनोम भी कहते हैं। डीएनए, आरएनए, ये क्या है? दोनों मिलकर, दोनों मिलाकर हम एक नाम देते हैं, डैश डैश। कौन से, कौन सा एसिड होता है? डैश एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, यस मैम। राइट। अब न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? डीएनए आरएनए। देखिए डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये पॉलीमर्स हैं, ये मोनोमर नहीं है। इनका मोनोमर क्या है? इनका मोनोमर आपने पहले पिछली क्लास में ये नाम भी लिया था, तो इनमें बता दो इनका मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। यस मैम। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास मोनोमर्स होते हैं जो कंबाइन होकर क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड। सही है। अब इन सब का देखिए, मोनोसेकेराइड का अपना स्ट्रक्चर होता है, अमाइनो एसिड का अपना स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा ना अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीच में कार्बन होता है, ऊपर हाइड्रोजन होता है, रेडिकल चेन होती है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप होता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ये अभी अभी सीखने की आपको नीड नहीं है, बाद में इसको पढ़ेंगे। तो खैर हर एक का, हर मोनोमर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ तक बेसिक समझ आ गया कि बायोमोलिक्यूल क्या है और सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो मुझे आपको समझाना था डीएनए पैकेजिंग, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आती है न्यूक्लियोटाइड, तो इसलिए मैंने ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, तो डीएनए पैकेजिंग, डीएनए हमारे पास पॉलीमर है या मोनोमर? डीएनए पॉलीमर। डीएनए इज अ पॉलीमर, ठीक है। इसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, गुड। तो मैं कह सकती हूँ न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होता है? कंबाइन होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होता है और क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। अब समझ लीजिए न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हुए, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड बनाया, कौन सा? डीएनए बना लिया उन्होंने। डीएनए आरएनए में फ़र्क होता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड इन्होंने डीएनए बना लिया, ठीक है। अब ये जब डीएनए बनता है तो क्या ये डीएनए ऐसे ही जाकर न्यूक्लियस में जाके आ जाता है और फंक्शन करने लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इस डीएनए की बहुत ज़्यादा केयर होती है। केयर से मुराद एक्चुअल में केयर नहीं होती, इस डीएनए की बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है।
जैसे एक चीज़ एक प्रोडक्ट बन गया लेकिन उसकी पैकेजिंग, उसको मार्केट करना, उसकी डिज़ाइनिंग, वैसे ही डीएनए का भी होता है। डीएनए बन तो गया लेकिन अब डीएनए को क्या होता है, इसके साथ कुछ प्रोटीन मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन का नाम क्या होता है जो डीएनए के साथ मिलता है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं डीएनए पैकेजिंग आपको बताने लगी हूँ। डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, डीएनए लिया, डीएनए के साथ थोड़ा सा प्रोटीन मिला दिया, सही है। अब ये जो यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना है, जो मेरे पास कॉम्बिनेशन, जो इनका स्ट्रक्चर बना है, जो इनके मिलने के बाद हमारे पास जो चीज़ बनी है, इसको आप क्या कहेंगे? इसका नाम है न्यूक्लियोसोम। या न्यूक्लियोसोम। आई गेस हमने अभी ऊपर कहीं न्यूक्लियोसोम पढ़ा था कहीं पे। यस, हियर कि द प्लेस वेयर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ये आई थिंक ये न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियोसोम नहीं होता। इसको मैं कंफर्म कर लूँगी, ठीक है। ओके ओके, माय बैड। यहाँ पे क्या आएगा? न्यूक्लियाइड। यस, यू आर राइट। करेक्ट द स्पेलिंग इफ इट्स रॉन्ग, लेकिन हाँ ये न्यूक्लियाइड होगा एग्जैक्टली। और ये हमारे पास जो होता है न्यूक्लियोसोम इसको बोलते हैं, यानी कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब होता क्या है, ये न्यूक्लियोसोम्स जो हैं, अब मैं ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बना लेते हैं यहाँ पे। अब ये इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बन गए न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियोसोम्स क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और ये अब ये क्या हो गई, न्यूक्लियोसोम की चेन बन जाती है। ये जो चेन बनी है न्यूक्लियोसोम की, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। The chain of nucleosome is called chromatin. Exactly. The thread-like structure which is formed by the combination of nucleosomes is called as chromatin. अब देखें, सेल जो है, सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने बीच में। सेल जो है उसकी दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो डिवाइड कर रहा होगा या तो वो डिवाइड नहीं कर रहा होगा। या तो वो डिवाइडिंग स्टेट के अंदर होगा या तो नॉन डिवाइडिंग स्टेट के अंदर होगा, है ना। जब वो नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होगा, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, जब वो माइटोसिस मियोसिस नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है, तो उस केस के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। क्रोमैटिन बिल्कुल इस तरीके से धागे पड़े हुए होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। ये असल में अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से, तो आपको दिखेगा कि ये जो क्रोमैटिन है, इसको मैंने जूम किया तो हमने देखा कि अच्छा ये कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। इसको हमने क्या नाम दिया था अभी ऊपर ही? किसके कॉम्बिनेशन से क्रोमैटिन बनता है? न्यूक्लियोसोम्स। हाँ, तो ये न्यूक्लियोसोम्स हैं। ये अभी आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये क्रोमैटिन बनाया है। तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट के अंदर होता है तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, सही है। लेकिन अब जब सेल डिवाइड कर रहा है, समझ लीजिए अब सेल ने कहा कि अब माइटोसिस कर रहा है, सेल थ्रू माइटोसिस जा रहा है, तो अब क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये क्या करता है, ये कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होके ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना लेता है, जिसको आप क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए, हमारे पास डीएनए एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए यानी कि न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हुए, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड बना दिया डीएनए। डीएनए एक प्रोटीन के साथ मिलता है, कौन से प्रोटीन के साथ? हिस्टोन प्रोटीन। सो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू
न्यूक्लियोसोम्स न्यूक्लियोसोम्स बन गए। अब ये न्यूक्लियोसोम की एक चेन बन जाती है एंड दैट चेन इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन क्रोमैटिन। ठीक है, अब जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट के अंदर होता है तो वो क्रोमैटिन की फॉर्म में उसका डीएनए पड़ा हुआ होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन करने जाता है माइटोसिस मियोसिस तो ये क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। खुद ब खुद ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है ताकि डिवीजन सही से हो। ठीक है, तो फिर अब ये जो कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो बना ऐसे ही बन गया बस बैठे बैठे, नहीं। क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, क्रोमोसोम इज जस्ट द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑफ क्रोमैटिन। एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? यस मैम। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर टॉपिक। असल में यहाँ पे एक वर्ड था क्रोमैटिन मटेरियल, तो मुझे वो एक्सप्लेन करने के लिए आई वेंट बैक। सो वी आर नाउ अगेन टू द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमैटिन मटेरियल। तो आपको टर्म ये समझ आ गई, क्रोमैटिन क्या है? यस मैम। क्रोमैटिन इज द व्हाट? यस मैम, कैन यू रिपीट? आई सेड क्रोमैटिन इज द चेन ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं क्रोमैटिन इज द कॉम्बिनेशन या फिर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, एग्जैक्टली। सो अब ये प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंट तरीके का फॉर्म में क्रोमैटिन पड़ा होता है। अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होता है, तो ये फ्रीली पड़ा हुआ होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और उस जगह पे जहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा हुआ है उस जगह को क्या बोलेंगे आप? न्यूक्लियाइड पर बोलेंगे। यस मैम। यू कैन चेक द स्पेलिंग, आई एम नॉट श्योर। प्रेजेंट। या तो इसका क्रोमैटिन जो है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यूकैरियोट का जो क्रोमैटिन होता है वो पड़ा हुआ होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस क्या होता है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे इन्होंने डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा है। फिर अगर बात करें क्रोमोसोम की तो प्रोकैरियोट के अंदर भी क्रोमोसोम बनता है और यूकैरियोट के अंदर भी क्रोमोसोम बनता है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि प्रोकैरियोट के अंदर, मैंने भी आपको बताया कि यूकैरियोट सेल जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि डीएनए प्लस कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें किसी भी तरीके का प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी प्रोटीन नहीं होता, नो हिस्टोन। ओके, मैम कैन यू प्लीज रिपीट? आई सेड, देखें अभी हमने क्या बात की थी कि डीएनए किस प्रोटीन के साथ मिलता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो जो यूकैरियोटिक, अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, कौन से सेल में होता है? डीएनए। कौन से सेल में हिस्टोन प्रोटीन होता है? या फिर आप ये कह सकते हैं कि देखें क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन कंबाइंड है, हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन मसला ये कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के पास हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन होता है डीएनए में, लेकिन बेचारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना ये सिर्फ डीएनए से काम चलाते हैं, इनके पास कोई प्रोटीन नहीं होता। इनका डीएनए डायरेक्टली ही क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस है कि भाई डीएनए पहले मिलेगा हिस्टोन के साथ, न्यूक्लियोसोम बनाएगा, फिर न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन बनाएगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, इनके पास सिंपल डीएनए बना, डीएनए अब उसकी लॉन्ग फॉर्म बन जाती है, इसको आप क्रोमैटिन कहते हो, दैट्स इट। Is that clear? यस मैम। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड ऑर्गेनल्स। आपने एक बात हमेशा याद रखनी कि कभी भी जब आप बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तो इसके पास, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, नहीं होता? मैम सिर्फ एक होता है उसके पास। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसके पास मेम्ब्रेन होती है, तो वो प्रोकैरियोट्स के पास होता है, नहीं होता? नहीं मैम। नहीं होता। ठीक है, चाहे वो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, जितना भी और
जितना भी ऑर्गेनल है जो जिसके पास मेम्ब्रेन है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, वो प्रोकैरियोट के पास नहीं होगा। यूकैरियोट्स के पास होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जी, राइबोसोम्स लेकिन आई आर टोल्ड, मैंने आपसे एक चीज़, सिंगल। मैंने आपसे आपको कल भी बताया था, कल भी पढ़ा था हमने, राइबोसोम क्या है, ए मेम्ब्रेनस है, राइबोसोम की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके मैम। ठीक है, तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स में होगा नहीं होगा? होगा। एग्जैक्टली होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की मेम्ब्रेन होती है नहीं होती? होती है मैम। नहीं होती। ये भी मैंने आपको कल बताया था, ए मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, नोट नोट दिस डाउन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई राइबोसोम के पास कभी मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती। मैंने आपसे बताया था कि सेंट्रियोल हमारे पास 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिनसे कौन से फाइबर्स निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये सारा रिविजन है, कोई नई बात नहीं है। तो सेंट्रियोल इस तरीके से 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स 90 डिग्री के। मैम इज इट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? अच्छा, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास आगे यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो भी आएगा। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डील विद दैट। ये लिखा हुआ सेल डिवीजन। ठीक है, ओके मैम। या सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। लेकिन अभी फ़िलहाल येस वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि सेंट्रियोल, मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रियोल 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोल रहे थे, कौन सा ऑर्गेनल था? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किससे मिलकर बनता है? सेंट्रोसोम्स। सॉरी, सेंट्रियोल किससे मिलकर नहीं बनता, बल्कि सेंट्रियोल, जब 2 सेंट्रियोल्स इस तरीके से पड़े हुए थे ना साथ में, तो उसको नाम दे दिया उन्होंने सेंट्रोजोम। ठीक है, कोई उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, सही हो गया। तब हम लोग ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास बहुत कम ऑर्गेनल्स होते हैं। इनके पास कोई भी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, नन आर सराउंडेड बाय एन एनवलप टू मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन। कोई भी ऐसा इनके पास ऑर्गेनल नहीं होता जिसके पास मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इनके पास सारे ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर बात करें हम लोग यूकैरियोटिक की, तो इनके पास तो बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन भी, सिंगल मेम्ब्रेन भी और ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। उसके बाद आता है राइबोसोम्स के बारे में बात करना। राइबोसोम दोनों में होते हैं। ठीक है, लेकिन साइज में फ़र्क होता है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70s साइज का होता है, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो उसकी साइज़ क्या होती है? 80s। 80s। तो यहाँ पे राइबोसोम को थोड़ा सा देख लेते हैं। राइबोसोम किसकी फैक्ट्री होती है? डैश फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। एग्जैक्टली। राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, राइबोसोम कौन से ऑर्गेनल्स बनाते हैं? राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। which ones, rough or smooth? रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब राइबोसोम हमारे पास प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। ये भी हमने बात डिस्कस की थी, अभी अभी बात हम लोग पढ़ के आए। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है, दोनों में राइबोसोम तो होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो थोड़े से साइज़ में छोटे होता है। यूकैरियोटिक वाले दे आर लिटिल बिट बिगर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसकी साइज़ क्या होती है? 70s, और यूकैरियोटिक वाले की 80s। 80s। ठीक है, याद रख। अब ये एस क्या है? एस हमारे पास यूनिट है किसका? सेडिमेंटेशन का। एस एक नॉन एसआई यूनिट है सेडिमेंटेशन का। ठीक है, बस आप ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एसआई यूनिट आपको समझाऊंगी तो हम लोग फिजिक्स की तरफ चले जाएंगे, बट जस्ट ये याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है एमकेट के अंदर कि हमारे पास जो यूनिट होता है राइबोसोम का वो क्या है? तो वो एस है। और एस क्या है? आप ये भी पूछ सकते हैं एस है क्या? तो एस इज द यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन, नॉन एसआई यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन। एस का फुल फॉर्म क्या है? स्वेडबर्ग।
ठीक है। स्वेटबर्ग साइंटिस्ट का नाम भी था, उन्होंने ये सेल यूनिट रखा था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो इतनी बात समझ आ गई। यस मैम। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। एक राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है। स्मॉल कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होता है स्मॉलर कंपोनेंट, स्मॉलर सब यूनिट, और एक होता है लार्ज सब यूनिट, ठीक है। अब हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसा होता है, 70s होता है, और यूकैरियोटिक में कितना होता है, 80s। अब इन दोनों के अलग अलग साइज होता है, स्मॉलर वाले का अपना साइज होता है, लार्ज वाले का अपना साइज होता है। अगर आप बात करें प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो 70s होता है उसके अंदर स्मॉलर वाला कितना होता है, 60, स्मॉलर वाला, स्मॉलर 40, 30s, 30s। 30s का होता है, ठीक है। और इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। और लार्जर वाला कितना होता है, 50s। दोनों 18 नहीं हो जाएगा? अब उसको समझते हैं। देखिए ये लिखा हुआ, ठीक है। प्रोकैरियोट में स्मॉलर वाला कितने का होता है, 30s, और लार्जर वाला कितने का होता है, 70s। अब ये याद रखिएगा, इनको ऐड नहीं करना होता, इनको प्लस नहीं करना होता कि 50 + 30 हमारे पास 70 बन गया, ये ऐसे नहीं होता। देखिए यहाँ पर हमारे पास कहानी आ जाती है सेडिमेंटेशन की। वहाँ पे एक अलग प्रोसेस है, ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे अर्थमेटिक, जैसे मैथ में चीज़ें ऐड होती है वैसे ऐड करके ये 70s नहीं बना। इसकी पूरी एक टेक्निक है, उसके ज़रिए यहाँ पे अर्थ, इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे अर्थमेटिक एडिशन नहीं होती, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट के पास 70s होता है, स्मॉलर वाला कितना, 30s, लार्जर वाला कितना, 50s। अगर बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक के पास 80s होता है, उसमें स्मॉलर वाला कितना है, 40s, और लार्जर वाला 60s। 60s। चलें आज का हम लोग लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं सेल वॉल के हवाले से। सेल वॉल हमारे पास प्रोकैरियोटिक में किससे बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑल्सो नोन एज म्यूरिन, ठीक है। अब जब हमारे पास पॉलीसेकेराइड चेन्स are bound covalently to shorter chains of amino acid peptide is formed, the entire cell wall is considered a single complex molecule called as seculus। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बात कही है कि देखिए हमारे पास जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, कौन सा बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड। यस। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट। एग्जैक्टली, गुड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो बनाती है क्या, सेल वॉल बनाती है किसमें, बैक्टीरिया में। तो ये एक सिंगल यूनिट होता है, सिंगल कॉम्प्लेक्स यूनिट होता है सेल वॉल का, जो कि बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन से बैक्टीरिया के अंदर। इसका एक नाम है जिसको क्या 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 कहते हैं, सेक्यूलस, ठीक है। पूरी जो सेल वॉल की, बस इन्होंने एक नाम दे दिया कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का इंटायर कॉम्प्लेक्स यूनिट है उसको सेक्यूलस कहता है, ठीक है। वैसे जो वर्ड है ना सेक्यूलस, जहाँ पे भी वर्ड सेक्यूलस आ जाए उसका लिटरल मतलब होता है एब्जॉर्ब करने वाला या फिर गुड एट एब्जॉर्प्शन वगैरह। जैसे आपने सुना होगा जीरोफाइटिक प्लांट्स, जो कि डेजर्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं, उनके पास सक्यूलेंट ऑर्गन्स हैं, पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो सेक्यूलेंट्स का मतलब वो होता है, याद आ रहा है। यस मैम, इसमें कैक्टस था और एक और भी चीज़ थी। या तो वो जीरोफाइटिक प्लांट्स से उनके पास सक्यूलेंट ऑर्गन्स थे। तो खैर यहाँ पे वो वाला सक्यूलेंट नहीं है, ये सक्यूलस है। तो ये बेसिकली सेल वॉल का जो इंटायर यूनिट है उनको नाम दे दिया। जब आते हैं, अब हम लोग आते हैं यूकैरियोट्स में। एनिमल के पास सेल वॉल होती है, नहीं है, एनिमल की बात नहीं होती। नहीं होती। फंजाई के पास होती है, फंजाई के पास होती है। ठीक है। तो फंजाई प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट। नहीं, फंजाई इज अ यूकैरियोट।
मैम उसके पास सेल वॉल है। यूकेरियोट्स के पास भी सेल वॉल हो सकती है। प्लांट के पास सेल वॉल है, येस और नो? प्लांट के पास सेल वॉल है। तो वो भी Yes, तो है। यूकेरियोट है। तो ऐसे ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर मतलब यूकेरियोट्स के पास सेल वॉल ना हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, फंजाई इज़ अ यूकेरियोटिक एनिमल। मैं आपको ये अच्छे से कल बताऊंगी। 5 किंगडम्स होते हैं हमारे पास, प्रोकैरियोट्स, अपना फंजाई, एनिमेलिया, हाँ एनिमेलिया, प्लांटी, और पांचवा कौन सा होता है? प्रोटिस्टा। हाँ प्रोटिस्टा, ऑल्सो नोन एज प्रोटोक्टिस्टा। सही है, तो ये हम लोग फिर कल मैम बात कौन सा करेंगे। जी, प्रोटिस्टा को आपने क्या बताया? प्रोटिस्टा का दूसरा नाम होता है प्रोटोक्टिस्टा। पहले इसको बोलते थे प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटिस्टा। अब इसको प्रोटिस्टा ही बोलते हैं। तो खैर, फंजाई जो है वो यूकेरियोटिक है, और एनिमल यूकेरियोटिक है, प्लांट यूकेरियोटिक है। रही बात प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा जो है, और प्रोकैरियोट्स तो हैं ही प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा क्या है, प्रोकैरियोट या फिर यूकेरियोट? प्रोटिस्टा हाँ मैम यूकैरियोट है। एग्जैक्टली। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट, ये चारों किंगडम्स हमारे पास क्या है, यूकेरियोटिक में आते हैं। और अगर आप बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर, किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज और फंजाई में प्लस काइटिन। काइटिन से। ठीक है,